जुडिशियल सिस्टम में ये नाइंसाफ़ी हो रही है। आज 17 अगस्त बरोज़ हफ्ता मेरा बयान हाजिर खिदमत है। मेहरबानी वीडियो देखकर अपने कीमती मशवरे से मुस्तफीद फरमाएं। मैं फरहत इकबाल आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ। आज 17 अगस्त, इससे पहले मैंने जो वीडियोस अपलोड की थी फेसबुक पे और यूट्यूब पे, उसकी कॉपी मैंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अरकान को ईमेल कर दी है, उसका लिंक दे दिया है। उम्मीद है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अरकान और उसके चेयरमैन जो कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, उन्होंने देख ली होगी। अगर नहीं देखी वक्त की मसरूफियत की वजह से, तो फिर उनसे रिक्वेस्ट की जाती है चेयरमैन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और मेंबर्स सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को मेरी आर्गूमेंट्स पे मबनी वीडियोस लाजमी देखें और उस रेफरेंस शिकायत कंप्लेंट का फैसला करें जो कि 21 नवंबर 2023 को मुल्तान से मैंने इरसाल की, और इसके बाद रिमाइंडर्स भेजे जो कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के दफ्तर और सुप्रीम कोर्ट के दफ्तर इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं। और फ़ोन पे अमले ने मुझे कंफर्म किया है कि आपकी दरख्वास्तें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास पहुंच गई हैं और वो दबाए बैठे हैं। यानी ये उनको फेवर दे रहे हैं जिनके खिलाफ मैंने शिकायत की है। जिनके खिलाफ शिकायत की है वो जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा, जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, तो उन्होंने बदतमीज़ी की, मिसकंडक्ट का जुर्म किया, और भी बहुत सारे मैंने इश्यूज उनके खिलाफ, कंप्लेंट उनके खिलाफ मैंने लिख के भेजी हैं। अब वो नहीं पढ़ते तो उनका कसूर है। मैंने तो सबूत भी दिए हैं कि ये बंदा ज़ाती तौर पर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मुल्तान भेजा गया था, और ये जब भी मुल्तान में आता है तो मेरा नुकसान होना शुरू हो जाता है रिस्पोंडेंट्स के ज़रिए। अब रिस्पोंडेंट्स में जो लिस्ट आती है उसमें मौजूदा हुक्मरान भी है, साबका हुक्मरान भी हैं। तो ये जो लिस्ट ऑफ रिस्पोंडेंट्स हैं जिसको आप मुखालिफ फरीक कह सकते हैं, उनके खिलाफ 22 के मुकदमात भी हैं, तौहीन अदालत के केसेस भी हैं जो कि लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में मैंने दायर किए थे, समाअत कराई थी, और उसमें ख़ुद मैंने आर्गूमेंट्स किए। मैं गुज़श्ता 34 साल से खुद आर्गूमेंट्स कर रहा हूँ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ मुझे मौका दिया जाता है किसी भी अदालत में। मौके से मुराद ये है कि मैं अपने केस खुद लड़ता हूँ जिसमें इज्तिमाई मफाद ज़्यादा होता है, यानी मुझे फ़ायदा होता है तो पूरी कौम को फ़ायदा होता है। इस सिलसिले में कुछ लोगों ने एतराज़ात मुझे तक पहुँचाए कि आप जो है इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियात के ख़िलाफ़ आपने क्यों इस तरह का रिस्क लिया। मैंने कहा रिस्क लेना ज़िंदगी का हिस्सा है। जब मैं पढ़ता था तो मैंने एक जुमला जो कि टीपू सुल्तान शहंशाह हिंद का एक मेरे ज़हन में बैठ गया था कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो आज तक मैं उस पर अमल कर रहा हूँ। ये मेरे स्कूल के दौरानिया का एक जुमला था जो एक टीचर ने बताया। टीचर की भी नाम ले लेता हूँ, लाल खान, गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी स्कूल मुल्तान, साल 1978। तो उसका ये जुमला आज तक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। वो बताया हुआ कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। अब आप अंदाज़ा लगा कि 1978 से लेकर आज तक मैं इसी जुमले पे अमल कर रहा हूँ। मैं किसी से डरता नहीं सिवाय खुदा की ज़ात से। और इस बारे में मेरे जो करीबी दोस्त मुल्तान बेंच में वकला हजरात हैं, उनमें मेरे अपने वकील भी हैं जिनसे मैं मशवरा लेता हूं, और मेरे मुखालिफ वकील भी हैं जो मुझको एक अच्छा वकील कहते हैं कि आपने हमें शिकस्त दी। यानी मुखालिफ वकील कहते हैं कि आपने हमें सही शिकस्त दी। जिनमें सबसे पहले जो सरकारी वकील थे 1992 में वो है जो कि बाद में जस्टिस भी बन गए थे, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी। तो उनके खिलाफ मैंने आर्गूमेंट्स किया था, यानी हम दोनों एक ही रोस्टर पे खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे। इसके बाद फिर ये सिलसिला चल निकला 1990 से जो कि स्टार्ट हुआ था, रिट पिटीशन 2266 साल 1990, जिसमें मैंने
पंजाब के तमाम लोगों को बीएड का इम्तिहान प्राइवेट दिलवाने की पहली कोशिश की जो कामयाब हुई। फिर ये सिलसिला चल निकला। एमएससी को इम्तिहान प्राइवेट दिलवाने के लिए मैंने बीजर यूनिवर्सिटी पे केस दायर किए, जो कि एक लिस्ट है केसों की। इसके अलावा जो गरीब आवाम को 12,000 रुपये नहीं दिए जा रहे थे, उस पर मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ 22A की पिटीशन दायर की। 22A की पिटीशन के मुताबिक उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी थी, मगर उन्होंने मुझे 12,000 रुपये दे के मुझे एग्रीव पर्सन से की लिस्ट से निकाल दिया। तो इस तरह अदालत में टेक्निकल मुझे उन्होंने नॉकआउट किया कि ये तो एग्रीव्ड पर्सन नहीं है। महंगाई पे मैंने की, बिजली के बिलों पे मैंने की, मैंने कौन कौन से केस ऐसे नहीं किए जिससे आवाम को फ़ायदा ना हो। मेरे फ़ायदे से तमाम लोगों को फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट टीचर्स को फ़ायदा हुआ, अनट्रेन टीचर्स को फ़ायदा हुआ। जो कि लोन का मामला आता है कि जो सैलरी लोन नहीं दे सकते उनको फ़ायदा हुआ, कि जो बंदे गरीब हैं और सैलरी लोन वापस नहीं कर सकते उनको फ़ायदा हुआ। उनके लिए अदालत ने लीनियंट व्यू लेने का ऑर्डर किया, जिसके तहत मेरा कर्जा माफ़ हुआ। ये इतने काम मैंने कराए, इसके बावजूद लोग मुझ पर तनकीद करते हैं कि आपने ये पंगे क्यों लिए, ये रिस्क क्यों लिया। मैंने कहा जी रिस्क तो ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप मेरे रिस्पोंडेंट्स की लिस्ट में देखें तो आपको हैरानगी होगी कि बड़े बड़े लोग जो है मेरे मुखालिफ फरीक थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपनी ज़ात पे भरोसा है और मेरा कोई बाल पीका नहीं कर सका। धमकियां ज़रूर मिलती रही हैं, एजेंसियां भी मेरे पीछे लगती रही हैं 12-13 साल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआ है अपने मुर्शिद की, जो कि मेरे लिए बहुत सारा दुआ करते हैं। और ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मार अब्दुल गफ़ार सियाल एडवोकेट, जो कि लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में प्रैक्टिस करते हैं। उनकी 12 साल की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी मुखालिफ ने नुकसान ज़ाती तौर पर जिस्मानी तौर पर नहीं पहुंचा सके। बाकी वो जो अदालतों में जो रिकॉर्ड को डैम्परिंग करके पेश करना और फोर्जरी रिकॉर्ड पेश करना, सरकारी रिकॉर्ड में रद्द-बदल करना, ये तो उनके अख्तियार में है ना, कि वो जो रिपोर्ट भेजते हैं तो जाली साबित हुई। हर केस मैंने जीता, हर केस मैंने जीता है। आप लिस्ट में देख लें, जब मैं साइंस टीचर था तो मैंने लाखों रुपए की पेमेंट्स अदालत के कमरे के अंदर इनसे हासिल की, मुखालफिन के हाथ से, सरकारी वकला के हाथ से। फिर ये जजों के खिलाफ हो गए, चंद जजों के खिलाफ इन्होंने रेफरेंस भेजा कि ये फेवर करते हैं, तो इसकी लोगों के सामने मुझे जलील नहीं करना चाहिए था। ये जस्टिस आबिद हसन चट्टा का जुर्म है और इस पर FIR बननी चाहिए कि जो इस तरह के जुर्म करते हैं, ज़बरदस्ती कोई चीज़ मनवाने की कोशिश करते हैं कि आपको मानना पड़ेगा। यही काम जस्टिस वज़ीर अहमद सिद्दीकी ने किया था, पुलिस भेज के उसने मुझे कहा था कि ज़बरदस्ती पुलिस इससे बयान लिखवा दे, तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ की इससे मेरी जान छुड़वा दे। फिर इसी बात एजाज हसन शाह साल 2000 गालबन 11 में मुझे यही बात कही। इसके बाद शौकत उमर पीरज़ादा ने यही कही कि आप पेमेंट्स जो ले चुके हैं। मैंने कहा पेमेंट्स मुकम्मल नहीं मिली, जो बैंक से मिली है या अदालत के ज़रिए मिली है वो मैं एडमिट करता हूँ। बाकी जिन्होंने फ्रॉड के ज़रिए निकलवा के खा ली है वो मैं कैसे तस्लीम करूँ, जिनके खिलाफ FIR दर्ज है और वो पेमेंट आज तक हुकूमत 34 सालों में बरामद नहीं करा सकी। तो बंदा जो गायब हो गया है, फरार हो गया है, तो उसको पकड़ना गवर्नमेंट का काम है, ना कि अदालत का ट्रायल कोर्ट का काम है कि वो एब्सकॉन्डर को गिरफ्तार करे। ये सारी बातें मैंने बहुत सारी लोगों को शेयर की है कि जनाब मेरी रकम मुझे वापस कर दे, बात ख़त्म हो जाएगी। जो ड्यू अमाउंट मुझे मिलनी चाहिए तो मुझे नहीं मिली, किसी और के पास चली गई है, या अगर नहीं दी उन्होंने तो फिर उन्होंने रिकॉर्ड पे क्यों पेड लिख रखा है, पेमेंट हो चुकी है। ये सारी बातें मैं उन लोगों को जो कि मेरे मुखालिफिन बनते जा रहे हैं उनसे कहता हूं कि आप मेहरबानी करें, मेरी अमाउंट मेरी बैंक में साबित कर दे जो कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है, बात ख़त्म हो जाएगी। अगर नहीं तो फिर मेरी लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं कब तक अपनी जो है ना नुकसान बर्दाश्त करूँगा। तो मैं 10 मिनट आपके लिए हैं, नुकसान आपका शायद हुआ, लेकिन इससे ये फ़ायदा हुआ है कि आपको मुझे समझने में मदद मिलेगी कि मैं गालबन जानबूझ के नहीं लड़ता। अगर लड़ता हूँ तो हक पे लड़ता हूँ और उसका फैसले अदालत के अंदर जो हुए वो मेरे हक में हैं। जस्टिस
عابد حسین چٹھا نے جاتے ہوئے ایک بات خوبصورت لکھ کے گئی ہے کہ پیمنٹ ہو چکی ہے اور قانونی ہو چکی ہے. پہلے یہ قانونی کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے زبردستی جج نے دلوائی ہے. اس مرتبہ قانونی طور پر رسپونڈنٹس نے کہا کہ جو پیمنٹ کی ہے قانون کے مطابق دی ہے. شکر ہے یہ بات نکتہ اگر کوئی سمجھ جائے تو اس سے میری ساری اماؤنٹس برآمد ہو جائیں گی، کیونکہ پہلے کہتے تھے کہ جسٹس صاحب کا قصور ہے، اب نہیں کہتے ہیں قانون کے مطابق دی ہے. یہ فائدہ ہوا ہے. تاہم میں یہ چاہتا ہوں کہ جسٹس صاحبان جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبرز ہیں وہ میری کمپلینٹ کا جلد سے جلد فیصلہ کریں، تاکہ اس سے مجھے آگے کا کیریئر بنانے میں مجھے آسانی ہو کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو کچھ ججز کے نام میں نے لی ہیں جن کی مخالفت کی وجہ سے پھر میں نے ان کی کمپلینٹ کی تھی، جو کہ اب جج نہیں رہے، بلکہ بہت سارے معاملات ہیں جو میں ڈسکس نہیں کر سکتا کہ میری کمپلینٹس کا نقصان جج صاحبان کو کیوں ہوتا ہے. یہ بات کسی اور ٹائم بتاؤں گا. یہ جو کمپلینٹ کرتا ہوں تو وہ بات پھر جج نہیں رہتا. میں اس لیے سوچ سمجھ کے کمپلینٹ کرتا ہوں، بلکہ کرتا ہی کم ہوں، کیونکہ کرپشن تو ہے عدلیہ میں. یہ تو نہ کہیں کہ کرپشن سے پاک ہے. ہر جج کی ایک بس میں یہ سمجھو کہ اپروچ ہوتی ہے، آپ اپروچ کروا لیں اس سے کام لے لیں. یہ بات میں نے 34 سال سروس میں دیکھی ہے. یعنی یہ پریکٹس میں نے اپنے کیسوں کو کی ہے، تو اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جج جو ہے ابلائج ہو جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں، یعنی وہ ابلائج کرتے ہیں. یہ بات ہے کہ اگر مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہو تو جج کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. اگر نہ کرنا ہو تو پھر انکار کر دیتے ہیں، پھر نہیں کرنا. بس جب کرنا ہو تو پھر راستہ نکال آتا ہے. بہرحال بھی میری ویڈیو اس لیے میں نے کی ہے کہ چیف جسٹس صاحبان جو بھی ممبرز ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو وہ میری بات پہ ناراض نہ ہوں. میرٹ پہ جو ڈیسائیڈ کرنا ہے کر کے مجھے اطلاع دے دے. اگر نہیں کرنا سپریم جوڈیشل کونسل کو اندر تو پھر مجھے اطلاع دے دے، تاکہ میں اگلا لاء عمل اختیار کروں. بہترانی ہوگی. معذرت کے ساتھ آپ کا ٹائم لیا. اس کو شیئر کریں تاکہ یہ میری ویڈیوز تمام اپنے رکان سپریم جوڈیشل کونسل تک پہنچ جائے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. میں نے رابطے کے لیے آپ کو اپنا نمبر دے دیا ہے، SMS کر کے کال فرمائیں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی بات یا کوئی ثبوت لینا ہو تو پھر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.